तो दोस्तों तो हम स्टार्ट करने वाले आज अपना सेट नंबर 55। जो आज अपना 55 नंबर सेट है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और जो अपने आज के क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लाए गए हैं। और मेरा मानना है कि आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे यार, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि अब आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है। अब आपका एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने रिवीजन पर देना है, अपने रिवीजन पर देना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर रहे होगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। तो बेटा बस आपका एक ही काम है, इस समय जितना से ज्यादा समय आप रिवीजन पे दे सकते हो दो, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि सिलेक्शन ही एक ऐसी राह है जो आपको आपके परिवार को बदल सकता है। बदलने के साथ साथ आप अपने परिवार को बहुत ही एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते हो, क्योंकि आपकी एक सरकारी नौकरी आपके पूरे घर का भविष्य बदल सकती है। जो माँ बाप आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक नौकरी ला सकते हो, वो आपके अलावा उनके लिए कोई नहीं कर सकता। तो बस आप सभी लोग ध्यान रखो कि आपका काम है इतना पढ़ना कि आप अपने घर वालों के लिए एक नौकरी ला सको और अपने घर के यानी परिवार को अपने मजबूत बना सको, और आपके सहारे आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ के एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर के बड़े सदस्य हो तो आपके सहारे जो घर के छोटे सदस्य हैं वो सभी बच्चे एक अच्छी राह पर जा सकते हैं और आप उनका पालन पोषण भी अच्छी राह पे करवा सकते हो और आगे चल के वो आपका भी सपोर्ट बनेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का काम है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द नौकरी पाओ और अपने भविष्य में आगे की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो ध्यान रखो भैया, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर है कौन सा 55, 55वां नंबर सेट है। स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ से। देखो क्या कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। बाबू ये 56 नहीं है, 56 नहीं है, क्या है 5:6। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 तथा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना बाबू 6750, दशमलव नहीं है, ध्यान रखना कितना है 6750 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तुम्हें कहा गया है बाबू क्या कि जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, मतलब जो हमें एल और बी का मान दिया गया है, क्या एल हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ हमारी चौड़ाई यानी ब्रेथ हो गई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका जो अनुपात दिया गया है 5:6 दिया गया, कितना 5:6 दिया गया है। ठीक है, कहा क्या गया तुमसे, कह रहा कि इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 6750 बाबू, क्या 6750 दिया गया है तुम्हें। अगर तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, मान लो लंबाई 5x और ये कितना है 6x। अगर यहां से देखो तो 6750, काटना शुरू करो, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 55 25 हो गया। ठीक है, अगर बचा क्या यहाँ पर 6x इंटू एक्स, 6 से काटो बाबू, 6 से काटो, 6 2 जा 12, 1 बचा, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 50। ये आ गया एक्स स्क्वायर का मान। अगर यहां से आप एक्स का मान निकालोगे कितना आ गया, एक्स का मान अगर देखोगे तो यहां से आ गया 15। अब एक्स का मान अगर तुम देखोगे, लंबाई तुमने क्या मानी थी, एक का मान अगर 15, तो लंबाई तुम्हारी कितनी 15 पना 75, कितना 15 पना 75। और अगर चौड़ाई देखोगे तो एक का मान अगर 15 तो 6 का मान 90। अगर तुमसे लंबाई और चौड़ाई पूछी गई होती तो 75 और 90 हो जाता, लेकिन तुमसे पूछा क्या गया बाबू, पूछा गया है कि आयत की लंबाई और क्षेत्रफल। अब लंबाई और क्षेत्रफल, लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान तुम्हारा है 75 और क्षेत्रफल तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया कितना 6750। कितना दिया गया 6750। किससे कट रहा, काटना शुरू करो। देखो ये आपका कट जाएगा 25 से 60 कट रहा है। देखो 25 तिहाई 75 और 25 दूनी 50, बचा कितना 17 यानी 175, 25 सत्ते और 1 0। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 नमा 27, यानी जो आपकी लंबाई और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात है, लंबाई और उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 1:90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:90 हो जाएगा। फिर से समझना, तुम्हें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया था, यानी एल और बी का अनुपात 5:6। यहां से देखा आपने उसका गुणनफल कितना 5x इंटू 6x जिसका मान 6750, 5x इंटू 6x जिसका मान 6750, यहां से एक्स स्क्वायर का मान देखा तो 225
x का मान देखा तो 15, x का मान बाबू अगर 15 आ गया तो यहां से देखो लंबाई पूछी गई होती तो 75 हो जाती, अगर चौड़ाई पूछी गई होती तो 90 हो जाती, लेकिन उसने नहीं पूछा। पूछा क्या तुमसे, लंबाई और उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। लंबाई का मान है तुम्हारा 75, क्या लंबाई का मान है 75 और उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 6750। काटना शुरू किया हमने, आंसर हमारा क्या 1:90 हो गया। ठीक है, 1:90 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया गया। जो हमारे वृत्त का व्यास है, आप सभी लोग जानते हो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दोगुना होता है क्या हमारा वृत्त। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। जो क्षेत्रफल है तो देखना क्या हो रहा है। कह रहा है कि मान लो कि ये किसी वृत्त है, क्या है ये बाबू, ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी, त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई इसकी त्रिज्या। अगर आर त्रिज्या तो उसका व्यास कितना हो गया, उसका व्यास हो गया 2r। क्या हो गया 2r। अगर यहां से वृत्त का क्षेत्रफल देखो, क्या अगर वृत्त का क्षेत्रफल देखो तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमसे कहा जा रहा है कि यदि उसका व्यास दोगुना कर दिया जाए, व्यास कितना था तुम्हारा, यहां से व्यास देखो तो यहां से दोगुना था, मतलब 2r था। अगर इसको दोगुना करोगे, व्यास को दोगुना करोगे, व्यास को दोगुना अगर करोगे तो कितना हो जाएगा व्यास। अगर व्यास को दोगुना करोगे तो क्या अब व्यास हमारा, अब हमारा व्यास कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r से दोगुना कितना 4r हो जाएगा। ये हमारा व्यास हो गया, यानी d डायामीटर आप कहोगे। अगर यहां से देखो व्यास 4r तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहां से r का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। अगर 2r त्रिज्या हो जाएगी तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान तो पाई रहा, आर की जगह क्या रख दोगे 2r, जिसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब हमारा व्यास को दोगुना किया गया तो देखो क्षेत्रफल पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, और दोगुना करने से अब क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4 गुना हो गया। कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो ध्यान रखना, अगर व्यास को दोगुना किया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कितने 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से 4 गुना हो गया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्षेत्रफल कितने 4 गुना हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। कह रहा कि यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 का अनुपात जो दिया गया है 5:8 का जो अनुपात है उसके घन के अनुपात के बराबर है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि जो 10x + 5 दिया गया है 42x + 8, साथ ही साथ क्या कह रहा कि 5 और 8 के घनमूल के बराबर है। क्या 5 और 8 के घनमूल के बराबर है। बात समझना, कह रहा कि जो बाबू 10x + 5 है उसका रेशियो 42x + 8 के बराबर 5 और 8 के घनमूल के बराबर है। तो घनमूल खोल लो पहले, तो 10x + 5 यहां से घनमूल कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और ये 512। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहां से उठाया कितना आ गया 5120x प्लस 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 55 25 हो गया। फिर से चेक करना, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 एकम 5 और 1 6, 55 25 बराबर। अगर ये देखो 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, कितनी कैरी लग गई भैया 25 कैरी लग गई, और 125 चौको कितना हो जाएगा 125 चौको हो जाएगा 500, और 25 कितना 525, कितना 525 प्लस इसमें कराओगे 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रही, 512 को पहले इसमें फिर इसमें, यहां से देखा हमने x की वैल्यू एक तरफ, नंबर एक तरफ, 5250x - 5120x बराबर 2560 - 1000। घटाओ भाई, 0 से 0 आ गया 0, 5 से 2 आ गया आपका 3, और यहां से देखो 2 से 1 130x का मान कितना आ गया, यहां से घटाओगे 1560, कितना 130x का जो मान है तुम्हारा कितना 1560। अगर यहां से 0 से 0 गया 13 1 कम 13 और 13 दूनी 26, x का मान कितना, x का मान तुम्हारा आ गया 12। अगर तुमसे x का मान पूछा गया होता तो कितना हो जाता 12,
लेकिन तुमसे उसने एक्स का मान नहीं पूछा है, कह रहा तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन हमारे जो टाइपिस्टर बाबू हैं वो थोड़ा नशे में थे, आज सूखा नशा करे थे, तो उन्होंने किया क्या है, तो ज्ञात करें, लेकिन क्या ज्ञात करें ये गायबा कर दिया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछा गया कि कहा गया है जो एक्स आएगा उसके घन का मान क्या होगा, क्या जो एक्स का मान आएगा तो उसके घन का मान क्या होगा। तो एक्स का मान कितना आया है आपका, 12 आया है। अगर 12 के घन की बात की जाए तो 12 का घन क्या होता है भैया, मतलब 12 का क्यूब क्या हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 1728, कितना 1728 हो जाता है। तो जो ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 1728, तो आप यहां पे लिख लोगे कि x का घन ज्ञात करें, क्या x का घन ज्ञात करें, ठीक है, कितना आ जाएगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखना, कह रहा है कि 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु जिसकी लागत है कितनी 110 रुपए, 104 रुपए 50 पैसे में इसको बेच दिया गया। तो कहा जा रहा है कि कितनी छूट की पेशकश की गई थी। क्या कह रहा है देखो, एक वस्तु है तुम्हारी बाबू, 110 रुपए उसकी एमआरपी है, क्या है एमआरपी यानी मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस, इसी को आप कहते हो अंकित मूल्य, क्या इसी को आप कहोगे अंकित मूल्य, या इसी को कहीं कहीं सूची मूल्य भी कहा जाता है, सूची मूल्य भी कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं प्रिंट रेट भी कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं प्रिंट रेट। तो सारे नाम आप ध्यान रखना, ये क्या है एमआरपी ही है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य या प्रिंट रेट, साथ ही साथ मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है। ये आपसे कहा गया कि 110 रुपए कीमत वाली एक वस्तु थी, 104 रुपए 50 पैसे में इसको सेल कर दिया गया। सेल कर दिया गया मतलब ये हमारा क्या है, अगर वस्तु को सेल कर दिया गया ये हमारा हो गया एसपी, एसपी यानी क्या सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, ठीक है। जिस रेट पर कोई चीज खरीदी जाती है वो हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है, जिस रेट पर कोई चीज बेची जाती है वो हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, यानी विक्रय मूल्य होता है, और जो उस पर छापा जाता है या उस पर प्रिंट किया जाता है वो हमारा एमआरपी यानी मार्केट रिटेल प्राइस अंकित मूल्य होता है, ठीक। 110 रुपए में वस्तु को खरीदा तुमने और 104 रुपए 50 पैसे में क्या किया, उसको सेल कर दिया। अब देखो 110 से 104 रुपए 50 पैसे में तुम्हें कितने का डिस्काउंट मिला, कितने का डिस्काउंट मिला, 5 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट मिला। किस पर डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना तुम्हें, जो एमआरपी होगी उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। एमआरपी कितनी 110, प्रतिशत के लिए 100, दशमलव हटाया नीचे 2 जीरो लाए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 पचे 55, यानी कितने का डिस्काउंट तुम्हें मिल गया बाबू 5% का। ऑप्शन आपका जो 2 दिया गया है 5% इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैथ का देखेंगे। क्या कह रहा है कि 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा जाता है और उसकी मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, 6,000 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच दिया जाता है। तो कह रहा कि उसका लाभ क्या है, देखना क्या कह रहा कि एक वस्तु है जो उसको खरीदा कितने में जाता है, वस्तु क्या हमारी स्कूटर, स्कूटर को तुमने खरीदा कितने में 42,000 रुपए में, 42,000 रुपए में तुमने स्कूटर को खरीदा, उसके बाद उस पर कुछ मरम्मत के लिए 6,000 रुपए और लगाए, क्या 6,000 रुपए और लगाए, यानी 6,000 रुपए तुमने इस पर और खर्च कर दिए। तो टोटल खर्च तुम्हारा कितना हो गया 48,000 रुपए का, 48,000 रुपए यानी तुम्हें वो स्कूटर कितने का पड़ा 48,000 रुपए का। उस वस्तु यानी स्कूटर का जो क्रय मूल्य है हो गया 48,000 रुपए। 48,000 के बाद उसको तुमने कितने में बेच दिया, उसको तुमने बेच दिया 54,000 रुपए में, कितने में बेच दिया 54,000 रुपए में उसको सेल कर दिया तुमने। खरीदा 48 में, बेचा कितने में 54 में, यानी 6,000 रुपए का क्या कमाया तुमने, 6,000 रुपए का तुमने प्रॉफिट कमा लिया। किस पर, हमेशा सीपी पर, जब तक एसपी तुमसे बोला ना जाए। तो सीपी कितना हो गया 48,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1/8 आ गया, और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5 यानी 12.5%, कितनी होती है 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट हो जाएगा 12.5%, ठीक है 12.5 हो जाएगा।
चलिए जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। 2018 में बात की जा रही है, आप सभी लोग जानते हो, वह एक राज्य जिसको आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अपना राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य को विधानसभा से भंग कर दिया गया था। ठीक है, किसको, जम्मू कश्मीर को। सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देशों की राजधानी ये आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा कि महाधमनी के शीर्ष पर, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, जो महाधमनी होती है अपनी के शीर्ष पर शुरू होती है, किसके शीर्ष पर, तो जो दाहिना निलय होता है वहां, जो बायां निलय होता है वहां, या दाहिना अलिंद या बायां अलिंद। तो आप ध्यान रखोगे जो अपनी महाधमनियां होती हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है, जहां से प्रवेश करती हैं, तो जो अपना बायां निलय होता है, हार्ट का जो बायां निलय होता है, ये यहां से शुरू होती है, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, कह रहा कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है। तो आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कोयला, क्या कोयला, तो कोयला पहली बात तो आप ध्यान रखोगे कि 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। एक होता है अपना एंथ्रेसाइट, कौन सा, एंथ्रेसाइट, एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, एक होता है आपका बिटुमिनस या लिग्नाइट, लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, क्या, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है पीट, क्या होता है, एक होता है पीट। ये 4 प्रकार के अपने कोयले होते हैं, एक एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। आप ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाए कि वह कोयला कौन सा है जिसमें 80 से 95% तक कोयले की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो वो होता है अपना एंथ्रेसाइट। कौन सा, एंथ्रेसाइट। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे अच्छा कोयला भी कौन सा होता है, तो यही होता है आपका एंथ्रेसाइट। ठीक है, 9 का क्या होगा देखो भाई, कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। जो द्वीपीय राज्य है, कैप्री, इबिसा, टेजमेनिया या रोइस। तो ध्यान रखना जो एकमात्र द्वीपीय राज्य है वो अपना क्या, टेजमेनिया, क्या है, टेजमेनिया, टेजमेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर बात 10 की जाए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा जो शहर है, कौन सा जो शहर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ध्यान रखना 4 ऑप्शन आपको दिए गए, नासिक, नौसारी, नांदेड़ या निजामाबाद। तो आप ध्यान रखना, आप ध्यान क्या रखना, नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद, ये तीनों आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। लेकिन आपका जो नौसारी है, कौन सा, जो नौसारी है, नौसारी, ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बात की जाएगी नेक्स्ट 11 नंबर, कह रहा कि जो नीलम संजीव रेड्डी हमारे के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो आप ध्यान रखना कि जो नीलम संजीव रेड्डी थे, आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि वह राष्ट्रपति कौन थे, वह राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, क्या, जो निर्विरोध चुने गए थे। तो आप ध्यान रखना कि निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति थे वो हमारे नीलम संजीव रेड्डी भाई साहब थे। और जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। और जो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, तो आप ध्यान रखना उनका नाम क्या है, श्री ज्ञानी जैल सिंह। कौन, श्री ज्ञानी जैल सिंह हो जाते हैं, जो नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति का पद का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, 12वें की बात करी जाए, कह रहे कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं। किसके, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ध्यान रखना हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, वसुदेव या बिंदुसार। तो आप क्या कहोगे बाबू,
आप कहोगे कि वो चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे कौन, बिंदुसार। कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार हो जाते हैं आपके जिन्होंने संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, कह रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। अपने देश के साथ साथ वह कौन सा देश था जिस देश का आपके राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आप पहले तो ध्यान रखना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो भाई साहब हैं, इनको आपका नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है, साहित्य के क्षेत्र में। किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में मिल चुका है। कब, सन 1913 ईस्वी में। कब, सन 1913 ईस्वी में। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको सन 1913 ईस्वी में क्या मिल चुका है, राष्ट्रगान। इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये तो ध्यान रखना, नोबेल प्राइज। और इनको क्या, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान, तो अपने देश के साथ साथ इन्होंने कहाँ का, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। अब बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो ढाका हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए तो इसकी टका हो जाती है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी न्यापीडा हो जाती है। ठीक है, चीन की बीजिंग हो जाती है। तो सारी बातें आप ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र आ जाता है आपका। तो आपसे अगर कहा जाए बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी क्या है, आप ध्यान रखना, इसी को कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया। क्या, बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो हमारा हो जाता है कौन सा, इलाहाबाद बैंक बाबू। कौन सा, इलाहाबाद बैंक है। अब इलाहाबाद के साथ मर्ज कर दी गई है एक और बैंक, उस बैंक का नाम है क्या, इंडियन बैंक। ध्यान रखना कि किस बैंक का विलय इलाहाबाद के साथ हो गया है, तो आप क्या कहोगे कि इंडियन बैंक जो है अपनी, उसका विलय इलाहाबाद बैंक के साथ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जीके का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। जो वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। तो कौन, वैदिक सभ्यता नदी। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई क्या, सरस्वती। कौन सी, सरस्वती। यानी 15 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। अब बात अगर 16 की जाए, स्टार्ट करो फिजिक्स। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बाबू। ठीक है, अब आपका जो सपना होना चाहिए केवल और केवल वर्दी, केवल और केवल वर्दी। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो दम लगाकर आप पढ़ाई करो, ताकत लगा के पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई पर समय दोगे और कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, कह रहा कि अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। जो अब केंद्रीय त्वरण है और स्पर्श रेखा के त्वरण है के बीच कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, 45 डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का कोण होता है या 180। तो सीधे सीधे याद करने वाले बाबू क्वेश्चन है, कौन सा 90 डिग्री का कोण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ध्यान रखना, रासायनिक ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में। जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता, तो ध्यान रखना वो अपना है बैटरी। क्या है, बैटरी। ऑप्शन में दिया गया है आपको बी ऑप्शन में बैटरी, ये राइट हो जाएगा आपका 17 का बी। अगर बात की जाए स्वर के किस स्तर से ऊपर का स्वर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। जो शोर है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान के दर्द एवं क्षति, तो लगभग 80 डेसिबल, लगभग 130 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल या लगभग 180 डेसिबल। तो आप ध्यान रखना, आप ध्यान क्या रखोगे बाबू, वो है अपना अप्रॉक्स 130 डेसिबल यानी 130 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है यदि एक सुरंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी एल है तो
तो तरंग दैर्घ्य होगी यानी लैम्डा का मान जो होगा कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। याद करने वाले क्वेश्चन है, 2L हो जाएगा। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, तो क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, क्वथनांक बिंदु कहलाएगा, या संलयन की अव्यक्त उष्णता कहलाएगी। तो ध्यान रखना जो है तापमान है क्या कहलाएगा? वो गलनांक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, कह रहा कि साबिक क्वासियोकर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? कल मैंने आपको सारे रोग बताए थे और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि एक रोग होता है क्वासियोकर, 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 और एक होता है मारास्मस, एक होता है मारास्मस। कौन सा? एक होता है मारास्मस। ये दोनों रोग बेटा किसके कारण? प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। प्रोटीन की कमी से होते हैं क्वासियोकर और मारास्मस। जो मारास्मस होता है बच्चे में सूखा रोग जो होता है उसी को कहा जाता है मारास्मस रोग। तो ये दोनों प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इटाई इटाई एक रोग होता है जो कैडमियम की कमी के कारण होता है। किसकी? कैडमियम की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि क्वासियोकर रोग से पीड़ित है तो उससे कौन सी कमी है? प्रोटीन की कमी से। कौन? प्रोटीन की कमी से। अब आयरन की कमी है तो एनीमिया होगा, आपको पता ही एनीमिया रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रंतौंधी होता है। कौन सा? रंतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, कैल्शियम की कमी से पता ही है आपको। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है। इसका जो जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी। 22 की अगर बात की जाए, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो ध्यान रखना आपको दो ऑप्शन तो यहाँ क्लियर हो रहे होंगे, एक रेनिन और पेप्सिन। मैंने जब आपको कल पढ़ाया था कि जो भोजन है हमारा पहले मुख से ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। पाचन का सर्वप्रथम भाग मुख गुहिका से होता है। उसके बाद जो भोजन है वो पाइप के द्वारा भोजन नीचे आता है और भोजन कहाँ आता है? फिर पेट यानी स्टमक में आ जाता है। ये आपका स्टमक हो गया। यहाँ पे आपका कौन सा क्लोरीन रहता है? अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर एंजाइम की बात की जाए जो पाचन करता है वो एंजाइम हमारा होता है, एंजाइम होता है हमारा कौन सा? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। साथ ही साथ ये भोजन का तो पाचन कर देता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक एंजाइम और होता है, यहाँ पर एक एंजाइम और होता है, वो कौन सा है? रेनिन एंजाइम, जो दुग्ध का पाचन करता है। तो ये ऑप्शन तो आपके दो क्लियर हो रहे हैं, रेनिन और पेप्सिन। ये दोनों आपके कहाँ? स्टमक यानी पेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है, वो आपका क्या? एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद्र यानी प्राणी आर्थ्रोपोडा जिसे कहते हैं समूह से संबंधित नहीं है? तितली यानी बटरफ्लाई, तिलचट्टा यानी कॉकरोच, मरकरी स्पाइडर, मकड़ी स्पाइडर, और अष्टबाहु अपना ऑक्टोपस। ये ध्यान रखना जो 23 होगा, 23 का आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑक्टोपस यानी अष्टबाहु। कौन सा? अष्टबाहु आपका इसका राइट हो जाएगा, जो आपके आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। बाकी सभी आपके ऑक्टोपस यानी आर्थ्रोपोडा से संबंधित। ठीक है, ये संबंधित नहीं है ऑक्टोपस। फिर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, यानी ग्रंथि भी कह लो या अंग भी कह लो, पित्रस स्रावित करता है? मतलब पित्रस कौन बनाता है? तो दो चीजें आप ध्यान रखना कि पित्रस बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और जमा कहाँ होता है? अगर बनाने की बात की जाए तो बनाने का काम तो लीवर यानी यकृत कर लेता है, और जमा करने की बात करी जाए तो पित्ताशय। कहाँ? पित्ताशय, यानी इसको गॉलब्लैडर बोलोगे आप। तो आपसे कहा गया कि पित्रस का स्रावित करता है। कौन? पित्रस का स्रावित करता है। पित्रस का स्रावित कौन करता है? तो वो कर देता है अपना यकृत। यकृत जिसे आप क्या कहते हो? लीवर। लीवर, या इसी को साइंस की भाषा में जिगरा कहा जाता है। क्या? हिपैट, हिपैट यानी जिगरा। ठीक है, इसका हो जाएगा लीवर। फिर आता कि चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है जो चींटी के डंक है। अगर डंक की बात की जाए
अगर डंक की बात की जाए तो आप ध्यान रखना जो चींटी का डंक है, चींटी का डंक है, ये आपका होता है क्या, इसमें पाया जाता है HCOOH, HCOOH। ये होता क्या अपना फॉर्मिक एसिड, क्या बाबू, फॉर्मिक एसिड। या इसी को हम दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, मेथनोइक अम्ल। किस नाम से, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या एसिड, मेथनोइक एसिड। ठीक है, इसको जानते हैं मेथनोइक एसिड से। एक और है आपका जो आपका सिरका है, सिरका, जिसे हम एसिटिक एसिड, किससे, एसिटिक, एसिटिक एसिड। अगर फॉर्मूले की बात करो तो CH3COOH हो जाता है। अगर अन्य नाम की बात की जाए तो एथेनोइक अम्ल, क्या, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड हो जाता है, एथेनोइक एसिड हो जाता है। बात समझ में आई। अगर चींटी के डंक की बात की जाए तो ये हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका अन्य नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर सिरका यानी एसिटिक अम्ल की बात की जाए, CH3COOH, इसका अन्य नाम एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि चींटी के डंक में क्या होता है, तो अन्य नाम दिया गया आपको, देखो कौन सा, मेथेनोइक अम्ल, कौन सा, मेथेनोइक अम्ल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और नींबू में पूछा जाए तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। अभी आपने पढ़ा था ऑक्टोपस, जो किसका उदाहरण नहीं था, जो क्वेश्चन कहा गया था, तो है नहीं, तो ये है किस संघ का, तो आप ध्यान रखना जो ऑक्टोपस है हमारा, वो एक मोलस्का संघ का उदाहरण है। किसका, मोलस्का संघ का उदाहरण है। तो जो आपका दिया गया ऑक्टोपस, ये मोलस्का संघ का हो जाएगा 26। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जो अपना फोटोसिंथेसिस होता है, क्या, फोटोसिंथेसिस आपसे कहा गया, जो इसमें प्रक्रिया होती है, इसमें क्या क्या यूज होता है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखो कि इसमें आपका ग्लूकोज यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन और जल, ये सारी चीजें इसमें उपयोग होती हैं। लेकिन आप ये तो ध्यान ही रखो कि आपका जो जल होता है H2O, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये तीन महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ये इसमें प्रयुक्त यानी उपयोग में आते हैं। लेकिन आपसे कहा गया कौन मदद करता है, तो ध्यान रखना मदद करने का काम किसके सापेक्ष रिएक्शन होती है। तो आप ध्यान रखना जो क्लोरोफिल होता है, इसके सापेक्ष सनलाइट की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया होती है, क्लोरोफिल तथा सनलाइट। ठीक है, सूर्य की किरणों के बीच अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये विली शब्द, क्या, विली, जो विली होती है ये हमारी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। तो आपको कई सारी बातें बताई गई हैं। बीमारी यानी रोग, डिजीज, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु, वायरस और प्रोटोजोआ। कल मैंने आपको बताया था कि वायरस और जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इन दोनों से जो होने वाले रोग हैं, ये मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोजोआ और कवक के बसते हैं। तो देख लो आप, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, जो प्रोटोजोआ से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ, एक तो आपका हो जाता है पायरिया, क्या हो जाता है, पायरिया। अगर पूछा जाए इससे प्रभावित अंग, तो दांत और मसूड़े, दांत और मसूड़े, ये इससे प्रभावित अंग हो जाते हैं। अगर बात की जाए, एक है आपकी सोने की बीमारी। सोने की बीमारी अगर पूछा किस मक्खी के काटने से होती है, सोने की बीमारी किस मक्खी के काटने से, तो सीसी मक्खी एक होती है, उस मक्खी का नाम होता है सीसी मक्खी, जिसके काटने से आपको सोने की बीमारी होती है। अगर पूछा जाए इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, वह अंग आपका प्रभावित हो जाता है। ठीक, एक आपका प्रोटोजोआ से ही फैलता है पेचिस। अगर आपको पेचिस होती है तो पेचिस आपकी प्रोटोजोआ से ही फैलने वाली बीमारी है। और अगर आपसे कहा जाए कि जो पेचिस है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे आपकी प्रभावित होती है आंतें यानी इंटेस्टाइन।
दो रोग आप ध्यान रखना, एक मलेरिया और दूसरा है आपका कालाजार। क्या? एक है मलेरिया, एक है मलेरिया और एक है आपका कालाजार। कालाजार, ठीक है, ध्यान रखना। ये 5 रोग हैं जो आपके प्रोटोजोआ से फैलते हैं। जो मलेरिया होता है, अगर पूछा जाए मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होता है प्लिया। क्या? प्लिया, जिसका एक नाम और है तिल्ली, भी इसी को कह देते हो। क्या? तिल्ली भी कह देते हो। इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहा जाता है। क्या? स्प्लीन भी इसी को कहा जाता है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली या इसी को प्लिया, इंग्लिश में स्प्लीन कह लोगे आप। और कालाजार जो है, कालाजार आप ध्यान रखना, इससे प्रभावित होने वाला जो हमारा अंग है वो है अस्थि मज्जा। कौन सा? अस्थि मज्जा, यानी इन बोन मैरो। बोन मैरो बोलते हो, क्या बोलते हो? अस्थि मज्जा को क्या? बोन मैरो। सारी बातें क्लियर? सारी बातें क्लियर। 5 रोग होते हैं ये प्रोटोजोआ से। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि मलेरिया की खोज किसने की थी। क्या? मलेरिया की खोज आप ध्यान रखना कि रोनाल्ड रॉस भाई साहब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। और मलेरिया की दवा पूछी जाए, कि अगर मलेरिया की दवा पूछी जाए तो आपकी होती है कौन सी दवा? कुनैन। कौन सी? कुनैन की जो दवा होती है वो मलेरिया में काम आती है। और कुनैन की दवा आप कहां से प्राप्त करोगे? तो जब आप पेपर में बैठोगे तो वहां एक ऑप्शन दिखेगा, जो कुनैन की दवा होती प्राप्त की जाती सिनकोना की छाल से। किससे? सिनकोना। सिनकोना की छाल से बाबू। ध्यान रखना सारी बातें, कि प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिजीज है वो इतनी सारी है। फिर मलेरिया के बारे में खोज किसने की? इसकी जो दवा है वो कुनैन है। कुनैन प्राप्त कहां से किया जाएगा? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाएगा। ठीक, तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो आप ध्यान रखना, यहाँ से आपका हो जाता है क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कल जीवाणु के सारे रोग बताए थे, वायरस यानी विषाणु के बता दिए थे, और प्रोटोजोआ हुआ, प्रोटोजोआ के। अब आपके कवक के बचे हुए हैं, कवक के भी बता दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, 30 देखो, कह रहा है एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कैंसर में क्या यूज होता है? तो ध्यान रखना, इसमें कौन थेरेपी होती है? तो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी नहीं, रसो चिकित्सा यानी भौतिक चिकित्सा, या विकिरण चिकित्सा। तो आप ध्यान रखना क्या कह रहा कि कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता, तो कौन सी थेरेपी होती है? वो होती है आपकी रेडियोथेरेपी, जिससे आप क्या बोल दोगे? विकिरण चिकित्सा। क्या बोल दोगे? विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? जो मानव है किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो आप ध्यान रखना, वर्टेब्राटा या कॉर्डेटा या होमिनेटा। कार्डेटा, होमिनिटी या वर्टिब्रेटा, इन सभी के अंदर मनुष्य आता। केवल पॉरीफेरा जो है, क्या? पॉरीफेरा जो है आपका, पॉरीफेरा, इसके अंदर मानव नहीं आता है। तो ऑप्शन जो दिया गया पॉरीफेरा, इसका राइट हो जाएगा। 32 क्या कह रहा? प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब आपको दिया गया है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखो, संतरा दिया गया है। क्या दिया गया है? संतरा। तो आप ध्यान रखना, संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। ठीक, दिया गया सिरका। अभी आपको बताया सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर दही दिया गया है, दही में आपका क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या? दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लेकिन जो इमली दी गई है, क्या? इमली जिसे आप टैमरिंड बोलते हो, क्या? इमली जिसे आप टैमरिंड बोलते हो, इसमें आपका क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है बाबू। क्या? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ना कि ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो अपना 32 का डी ऑप्शन दिया गया है वो क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाएगा। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, 33 की अगर बात कर लो, कह रहा कि स्पाइरोगोरा जो अपना है वो क्या है? पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? कौन? स्पाइरो गाइरा पूछ रहा है क्या कि स्पाइरोगाइरा जो है ये पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? ये जो होता है ये थैलोफाइटा में आता है। किसमें?
थैलोफाइटा में आ जाता है बाबू। थैलोफाइटा जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी थैलोफाइटा, ठीक है। अगर बात 34 की कर लो, विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? सीताद यानी स्कर्वी, एक है बाल स्त्री विकार, जिसे आप बाल स्त्री बच्चों का ही तो रोग है, बताया गया था, जिसमें आपकी जो टांगे हैं उसके पास किल्ली जो होती पैर की, क्या कोनी जो होती है, वहां से बच्चे के पैर का आकार को इस तरह का हो जाता है, मतलब पैर फैल जाते हैं और वहां से ज्वाइंट हो जाता है, तो वो आपका होता है हड्डियां कमजोर होती, जिसी को तो आप कहते हो कि बाल स्त्री विकार यानी रिकेट्स बोल देते हो। लघु मस्का यानी चिकन पॉक्स सूखा रोग, जो मारसमस आप कह देते हो। मारसमस और क्वासियोकर ये दो रोग हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण हो जाते हैं। मारास्मस और क्वासियोकर रोग जो है आपके प्रोटीन की कमी के कारण हो जाते हैं। लेकिन जो आपके विटामिन डी से कहा गया है तो कौन सा रोग है? तो बाल स्त्री विकार यानी रिकेट्स, जो आपकी विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है, जिसे आप रिकेट्स भी कह लेते हो, बच्चों में होता है। अगर यही रोग बड़ों में होता है तो उसे आप ऑस्ट्रोमलेशिया कहोगे, हड्डियों से ही संबंधित होता है। और ये जो सिताद है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। किससे? विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना क्या जो है आपका बाल स्थिर विकार रोग, विटामिन डी यानी रिकेट्स। बायो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिका कोश की परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? दोनों के रूप में, गोल्जी कॉय, लयन कॉय या सूत्रकणिका जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया भी कह देते हो, या अंतर्दब्बई जालिका। तो आप ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंतः कोशिकीय परिवहन की अगर बात की जाए तो क्या होता है? अंतर्दब्बई जालिका के रूप में कार्य करता है। अंतर्दब्बई जालिका, ये बायो के क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री अपनी। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो दूध में अशुद्धियां होती हैं, अगर बात की जाए उनमें से अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए कौन सी तकनीक को अपनाते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है स्तंभ, क्रोमेटोग्राफी या ऑटोक्लेव, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोटॉमी। तो आप ध्यान रखना कि जब दूध से अशुद्धियों को अलग करोगे तो होता क्या? स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। क्या? स्तंभ स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये दूध से अशुद्धियों को अलग करने के लिए होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। 37 क्या कह रहा? कह रहा किस समूह को पहले पैराफाइन नाम दिया गया? पैराफाइन, एल्केन, अम्ल, अल्कोहल या एल्डिहाइड। तो अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए, इसकी जनरल फॉर्मूले की तीन होते हैं आपके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन आपका एक बंद होता है, इन आपका दो बंद होता है, आइन त्रिबंध, यानी बंदों का आकार पूछा है तो एल्केन में एक बंद द्वारा जुड़े होते हैं, इन दो बंदों द्वारा, आइन तीन बंदों द्वारा। ध्यान रखना जो इनके सामान्य सूत्र हैं, जो सामान्य सूत्र है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 हो जाता है। इसका जो होता है CnH2n हो जाता है, इसका CnH2n-2 हो जाता है। ये तीन सामान्य सूत्र आप ध्यान रखना, ये तीन सामान्य सूत्र आप ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, या इसी से मिलाकर पूछ दिया जाएगा कि इसमें से किसका सूत्र गलत है। तो आपका काम है कि एल्केन का क्या? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो ध्यान रखना यूज करने का तरीका भी आपको कार्बन के नंबर से बताएंगे। अगर कार्बन का यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप कार्बन एक लोगे, मतलब n का मान एक ले लो, तो पुट करोगे तो n का मान एक, यहाँ पे रखो, दो एक कम दो और दो चार, कितना हो गया? h का मान हो गया 4। अगर n का मान एक लोगे तो क्या बनेगा आपका? CH4। CH4 आपका क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। क्या हो जाता है? मेथेन हो जाता है। मेथेन बायोगैस है। इसी मेथेन को आप अन्य नाम से जानते हो, जो मार्स गैस होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो दलदली या सड़े गड़े स्थानों पर पाई जाती है। बात ध्यान रखना सारी बातें। अगर इससे एक H निकाल लो, क्या मेथेन से एक H निकाल लो तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाता है हमारा। CH3 जिसे आप मेथिल बोल देते हो, क्या बोल देते हो? मेथिल बोल देते हो। अगर यही CH3OH हाइड्रोक्स ले लो, इसका क्या? CH3OH, तो यही हो जाता है हमारा क्या? मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाता है? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक। CH3OH।
अगर बात एथिल अल्कोहल की कर ली जाए, अगर बात ये देखो ऑप्शन में जैसे दिया गया अल्कोहल, अगर केवल अल्कोहल की बात की जाए तो ये आपसे बात की गई है एथिल अल्कोहल की, जिसका फॉर्मूला हो जाता है C2H5OH। क्या हो जाता है? C2H5OH, जिससे आप क्या कहते हो? एथिल अल्कोहल कहते हो, एथिल अल्कोहल कहते हो, या आप ये शराब कह सकते हो। क्या? शराब कह सकते हो। और जो मेथिल अल्कोहल होता है ये आपका होता है घाव, जो चोट लग जाने पर आपके शरीर में घाव हो जाता है, उस घाव की जो आप धुलाई करते हो तो खरीद के लाते हो हाइड्रोजन, जिसे आप क्या कहते हो? स्प्रिट कह देते हो। क्या कह देते हो? स्प्रिट कह देते हो। तो स्प्रिट को ही हम लोग मेथिल अल्कोहल बोल देते हैं। और ये जो शराब है ये अपनी क्या होती है? C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। तो क्वेश्चन में आपसे क्या गया है कि पैराफिन किसको कहते हैं? तो आप ध्यान रखना, जो पैराफिन नाम है वो एल्केन को कहा जाता है। किसको? एल्केन को कहा जाता है। 38 क्या कह रहा कि उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। पाचन में अभी तो बताया कि जब भोजन आपके मुंह से, पाचन कहां से शुरू होता है? मुख गुहिका में पाचन शुरू होता है, जो जहां पे आपका टाइलिन एंजाइम स्टार्च में होता है। भोजन के द्वारा पाइप से नीचे आता है, कहां पहुंचता है? पेट यानी स्टमक में पहुंचता है। वहां पे आपका एसिड रहता है, कौन सा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, जहां पर आपके पेप्सिन और रेनिन रहते हैं। पेप्सिन भोजन का पाचन करता है, रेनिन दुग्ध का पाचन करता है। फिर उसके बाद भोजन यहाँ से कहाँ? छोटी आंत में पहुंच जाता है, जहां पे आपका पूर्ण पाचन पूछा जाए तो पूर्ण पाचन कहां पर होता है? संपूर्ण छोटी आंत में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया कि पाचन में मदद करता है तो कौन? HCl। कौन? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और एस्टिक अम्ल CH3COOH। और नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 39 का हो जाएगा सी। ठीक है, अगर 40 की बात की जाए, 40 की बात की जाए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? मोटे या दानेदार पदार्थ, अनेक इलेक्ट्रॉनों वाले पदार्थ, या रंगीन पदार्थ, या लास्ट है भाप वाष्पीशील पदार्थ। तो भाप आसवन में कौन? भाप वाष्पीशील पदार्थ यानी डी ऑप्शन। 41 क्या कह रहा? कह रहा कि पहली बार एस्टिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? एस्टिक अम्ल की सारी कहानी आपको पता है, सारी कहानी पता है, तो आप बस इतना ध्यान कर लो कि सबसे पहली बार इसका संश्लेषण जो किया था कोलबे भाई साहब ने किया था। किसने किया था? कोलबे भाई साहब ने किया था। निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, मतलब नाइट्रोजन तो होगा ही होगा और साथ में 3 हाइड्रोजन भी होंगे, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और प्रशीतक यानी ठंडे स्थानों पे भी उसका प्रयोग किया जाता है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान रखना बाबू, क्या? जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 अणु, तो ध्यान रखना वो हमारा क्या होता है? NH3, जिसे आप क्या बोलते हो? अमोनिया। अमोनिया। क्या? अमोनिया। आप देखो इसमें एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने? 3 है। ये आपका अगर पूछा जाए कि प्रशीतक के रूप में कौन यूज किया था तो भी अमोनिया ही किया जाता है। तो आपका यहां से ऑप्शन तो हो जाएगा अमोनिया। साथ में दिया गया यूरिया भी दिया गया, तो यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। अगर आपसे यूरिया की बात की जाए तो NH2CO NH2। अगर पूछा जाए कि यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। और कितनी मात्रा पाई जाती है? कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 46%। नाइट्रोजन की 46% मात्रा पाई जाती है इसमें। 42 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात 43 की जाए, कह रहा कि CHCl3, अभी बताया था कि बेहोशी के यूज, क्या बेहोशी के लिए जो यूज किया जाता है CHCl3, ये क्या होता है अपना? CHCl3 जो होता है अपना क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना बाबू, जो CHCl3 होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन का उदाहरण है? तो ग्लूकोज परिवहन, लौह समावेश, नमक उन्मूलन, या सोडियम और पोटेशियम पंप। तो ध्यान रखना जो सक्रिय परिवहन है क्या? सोडियम और पोटेशियम पंप जो है, और ये दोनों सोडियम और पोटेशियम चाकू से काटने वाले तत्व हैं। क्या? चाकू से भी इनको काटा जा सकता है। सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, कह रहा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या, पोटेशियम हो गया आपका के और हाइड्रोक्साइड हो गया OH, तो क्या हो जाएगा KOH, क्या हो जाएगा KOH हो जाएगा आपका। अगर बात 46 की जाए, आवर्त सारणी के समूह, आवर्त सारणी समूह तो क्या है, 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। जो आवर्त सारणी है 13वां जो समूह का, पहली बात तो ध्यान रखो कि कितने वर्ग होते हैं 18, आवर्त कितने 7 और तत्व कितने 118, कितने 118। ये तो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में आपको तत्व दिए गए, लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा कि जो 13वां है इसमें कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम या गैलियम। तो आप ध्यान रखना कमरे के तापमान पर जो गैलियम है अधिक होने पर द्रव में बदल जाता है, क्या बदल जाता है। फिर आ जाओ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितनी 37। अब देखो किसकी 37 है आपकी, उठाओ भाई। पहला जो ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीजियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है। क्षारीय धातु है, अल्कली मेटल है। इसमें आप याद करो एक इसका बताया गया 3, 11, 18 और 18, ये आपका 19 हो गया पोटेशियम का, और इसका कितना हो जाएगा 37, कितना 37। तो 37 किसका हो गया, रूबिडियम का, किसका रूबिडियम का। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीजियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सातों फर्स्ट ए के हैं, यानी अल्कली मेटल है, क्षारीय धातु हैं। तो 37 एटॉमिक नंबर किसका होता है, रूबिडियम का, रूबिडियम का होता है। तो ऑप्शन बी कर रखी है। 48 की बात करो, किस तत्व का प्रतीक ग्रीक भाषा में हाइड्राजिरम से लिया गया है, जिसका अर्थ तरल चांदी जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। ध्यान रखना क्या, तरल चांदी, जो तरल चांदी होता है आपका क्या, मरकरी जिसे कह देते हैं, यानी पारा। तो आप ध्यान रखना तरल चांदी की बात की जाए पारा यानी मरकरी की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है। तो आप सभी लोगों को पता है, अभी दिखाया क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपका फर्स्ट ए का ग्रुप है। जिसमें आप देखो ये पहली लाइन तो है, अगर आवर्त सारणी में देखोगे तो सबसे पहली लाइन ही तो है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये आपके कहाँ है, सबसे बाईं ओर, कहाँ है सबसे बाईं ओर। तो सबसे बाईं तरफ कौन है, सोडियम, यानी 49 का आपका सी हो जाएगा। अगर बात लास्ट की करें आवर्त सारणी अधातुओं का स्थान क्या है, अधातुएं जो है आपकी ध्यान रखना सभी राइट साइड दी गई है, सभी राइट साइड दी गई, यानी दाईं स्थान की तरफ दी गई है। तो आपका जो इसका है वो अधातुओं नॉन मेटल, तो वो दाईं तरफ दी गई है। ठीक है, तो ये आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 55 था। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कैसा लगा। अब आपका काम है कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहो, क्योंकि एग्जाम आपका पास है। ठीक है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन पे होना चाहिए और अपने मस्ती से पढ़ते रहो। ठीक है, जय हिंद।